ईयर का जो है वो एक काम करिएगा, यहां पर 2, 3 और ये 4 ईयर का प्रॉफिट है 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020। बिल्कुल आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से। ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का करा रहा हूं। लास्ट 4 ईयर का ये प्रॉफिट आपका है। तो ये प्रॉफिट तो नहीं है, खैर वो तो मैंने ईयर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर डाल दे। यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ ऐसे लिखना, ऐसे यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ लिख दे। ये मत लिखना एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए पहला पॉइंट इसमें प्रॉफिट लिख दे रहे हैं, तो ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जो है ये लाइट गोल हो गई बेटा, थोड़ा सा दूसरे तरीके से कनेक्ट कर रहा हो गया कनेक्ट। आवाज आ रही है क्या? फिर लाइट आ गई। अब उसको अभी शुरू कर दें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लाइट बीच में चली गई थी, फिर से आ गई है। तो आपका फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर हम आज आपको सेकंड नंबर का करा रहे हैं। Calculate the value of the goodwill on the basis of 3-year purchase of the average profit of last 4 year। आपको लास्ट 4 ईयर जो का प्रॉफिट दिया है उसके बेस पर गुडविल निकालना है। तो प्रॉफिट आपका दिया है 20,200, 24,800, इसके बाद यहाँ 20,000 और ये 30,000। देखिए एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर किसी ईयर में आपको लॉस हुआ है तो उस लॉस में आप ब्रैकेट का लगा दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब ये जो क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसमें जो पहला पॉइंट लिखा है इसमें क्या गलतियां हैं, क्या एरर्स हैं, वो देखिए क्या लिखा है। ऑन 1 दिसंबर 2019 a major repair made in respect of the plant। आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट पहले आप रीड कर लीजिए, पूरा रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको उसको समझाता हूं। पूरा पॉइंट रीड कर लीजिए। ऑन 1 दिसंबर 2019 a major repair was made। चलिए मैं बता दूंगा, क्वेश्चन तो किसी के सामने होंगे ना, हो गई नहीं, मेरे को मालूम है ना। ऑन 1 दिसंबर 2019 a major repair was made in respect of the plant incurring rupees 6,000 which amount was charged to the revenue। The paid sum is agreed to be capitalization for goodwill, calculate subject to the adjustment of depreciation 10% per annum on reducing balance method। जितने स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट का पूरा मीनिंग ये है कि एक्चुअल में आपने क्या किया, प्लांट की एक मेजर रिपेयर कराई, लार्ज स्केल पे आपने प्लांट की एक लार्ज स्केल पर रिपेयर कराई है और उसका कैपिटलाइजेशन करना था। याद रखना, जिंदगी में जब भी कोई बोला कैपिटलाइजेशन और रेवेन्यू, कैपिटलाइजेशन का मतलब वो बैलेंस शीट में जाएगा, रेवेन्यू करना है मतलब उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखना है। बेटा ये सेंटेंस बहुत अच्छे समझना, भले ही 1 घंटा इस क्वेश्चन में मुझे कराने में लग जाए, क्योंकि अगर ये जो आप 2-3 क्वेश्चन जो है तीनों एक से, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छे समझना, इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझना। क्या होता है कि रिपेयर 2 तरीके की होती है, एक जनरल रिपेयर होती है और एक रिपेयर जो होती है मेजर रिपेयर होती है। जनरल रिपेयर और मेजर रिपेयर आपने जीवन में याद रखिएगा, 11th क्लास में रिपेयर का 2 तरीके से ट्रीटमेंट किया है। आप भले ही थोड़ा सा भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दी।
आपने रिपेयर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखा है। और याद रखिए, जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ाते रहे तो आपको याद होगा, कोई ओल्ड मशीन खरीदते थे, उसमें रिपेयर को प्लस कर देते थे और बकायदा डेप्रिसिएशन निकालते थे। तो अंदाज लगाइए, अगर आप एसेट में रिपेयर प्लस करके उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो मतलब एसेट प्लस रिपेयर, इन दोनों को प्लस करके आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो सर, एक रिपेयर वो होती है जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं, एक रिपेयर वो होती है जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, एसेट में जोड़ते हैं। जो रिपेयर एसेट में प्लस की जाती है वो कैपिटल नेचर की होती है। इसका मतलब वो मेजर रिपेयर है, बार बार नहीं की जाती, रिकरिंग नेचर की नहीं होती, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। और जो रिपेयर जनरल रिपेयर होती है उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। तो वो ये कह रहा है, यानी एक प्रकार से बेटा मैं आपको छोटा सा एक तरीका बता दूं, मेजर रिपेयर का मतलब ये है कि एक तरीके से जैसे आप एसेट खरीदते हैं ना, तो एसेट को अपन बैलेंस शीट में लिखते हैं, ना कि उस पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं। इसी प्रकार अगर मेजर रिपेयर की जाए तो वो भी एक एसेट खरीदने की तरह है। क्यों? मैं आपको उसका रीजन बता देता हूं। आप याद रखिए, 11th क्लास में जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर करते थे तो रिपेयर को एसेट में प्लस करके आप डेप्रिसिएशन जब निकालते थे तो बेटा उस रिपेयर पे भी डेप्रिसिएशन निकालते। मान लीजिए आपने 90,000 की कोई एसेट खरीदी और 10,000 उसके रिपेयर पे किया, एक्सपेंड किया, तो मशीन हो गई आपकी 1 लाख की, 1 लाख की हो गई। अब आप जब डेप्रिसिएशन निकालते तो 90 को नहीं निकालते थे, आप 1 लाख से निकालते थे। तो एक बात ध्यान रखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर रिपेयर मेजर है तो वो जस्ट लाइक जैसे कोई अपन एसेट परचेज करते उस तरीके से उसका उसी तरीके से ट्रीटमेंट करना। तो बेटा इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, उसने ये बोला है कि आपने एक मेजर रिपेयर की है, मेजर रिपेयर पर एक्सपेंड किया है, लेकिन उसको क्या किया है उसने, आपने रेवेन्यू नेचर का मान लिया, और रेवेन्यू नेचर का माना मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख दिया, और उसका कैपिटलाइजेशन करना है और उस पर 10% की रेट से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर से मेरी बात सुनिए, आराम से सुनिएगा। क्या हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने 1 दिसंबर 2019 को मेजर रिपेयर आपने की है प्लांट पर, जिसको कि आपने रेवेन्यू नेचर का मान लिया है, जबकि उसका कैपिटलाइजेशन करना है और उस पर 10% की रेट से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। जैसे कल के क्वेश्चन में आप देखिए, 10 नंबर के क्वेश्चन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में भी यही चीज थी। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, आपने कार परचेज की, तो कार को आपको कहां लिखना था, बैलेंस शीट में, लेकिन कार को आपने क्या किया है, आपको कार को आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पर लिख दिया। तो आपने क्या गलती करी, आज वाले क्वेश्चन में और 10 नंबर के क्वेश्चन में, दोनों में कॉमन चीजें, उसमें कार खरीदी है, कार को आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख दिया, इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, जबकि करना क्या था, कार को आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ना लिख के बैलेंस शीट में लिखना था, डेप्रिसिएशन लगाना था। यानी सही क्या है बेटा, सही था आपका डेप्रिसिएशन, और गलत क्या है, कार को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखना। तो कार को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना गलत है और डेप्रिसिएशन सही है। तो सही को सही कर दे और गलत को रिवर्स कर दे। आज भी यही चीज की गई है। आपने एक बात ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन में जो मेजर रिपेयर है, आपका मेजर रिपेयर जो है आपके क्वेश्चन में, ये देखिए आपको मेजर जो आपका रिपेयर है वो आपका जो लिखा गया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ये गलत है, इस पर डेप्रिसिएशन जो है वो सही है। समझ में आ गया? तो फिर से मेरी बात सुनिए, आप जब किसी एसेट पर खरीदने पर पैसा खर्च करते हैं या मेजर रिपेयर पर पैसा एक्सपेंड करते हैं, तो उसको कभी भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाता, बल्कि उसका डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। ये तो आपको मालूम है। तो गलती क्या हुई है 10 नंबर के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, दोनों में गलती क्या हुई है। 10 नंबर के क्वेश्चन में कार को आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखा और उस पर लगाए जाने वाला 25% डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। आज भी आपने यही गलती करी है, आपने मेजर रिपेयर कराई है तो मेजर रिपेयर को एसेट में जोड़कर उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हुए बैलेंस शीट में लिखना था, लेकिन आपने उस मेजर रिपेयर को रेवेन्यू नेचर का मान के प्रॉफिट लॉस में लिख दिया। तो मेजर रिपेयर को प्रॉफिट लॉस में लिखना, कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान के प्रॉफिट लॉस में लिखना गलत है और उस पर डेप्रिसिएशन लगाना सही है। तो सही को हम सही कर देते हैं और गलत को हम काट देते हैं, ये मैंने समझाया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि सर ये जो आपका क्वेश्चन में मेजर रिपेयर है, मेजर रिपेयर, तो आप अंदाज लगाइए
मेजर रिपेयर। तो ये मेजर रिपेयर पर कितना पैसा एक्सपेंड किया गया है बेटा, आपके क्वेश्चन में 6000। कब किया गया है, 1 दिसंबर 19 को। तो 1 दिसंबर 19 आप आराम से देखिए, आज बिल्कुल मैं आराम से समझा रहा हूं। 1 दिसंबर 19 कब आएगा, ये ईयर हुआ होगा स्टार्ट अप्रैल 17 टू मार्च 18। ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल 18 टू मार्च 19। ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल 19 टू मार्च 20। यानी मेजर रिपेयर पर किया जाने वाला ये खर्च 1 दिसंबर 19 का है, तो 1 दिसंबर 19 इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, क्योंकि 1 दिसंबर 19 1 अप्रैल ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल 19 के बाद का रिपेयर है और 31 मार्च 20 के पहले का है। तो बेटा ये पहला पॉइंट जो आया है, इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, मेजर रिपेयर यहाँ पे है, तो इसको उसने क्या किया है, मेजर रिपेयर को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का मान के डेबिट में लिख दिया है। तो बताइए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, माइनस किए जाते हैं, तो उसने अगर कोई चीज गलत, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर बेटा कौन से नेचर का कहलाया, नॉन रिकरिंग नेचर का कहलाया, क्योंकि ऐसे एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होते। तो मैंने आपको शुरू में बताया, आपको ज्यादा मेरी पंचायत नहीं सुनना है। तो नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, समझना, आपको लिखा है, समझना, नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर लॉस को आप क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। और डेप्रीसिएशन रिकरिंग नेचर का है, तो डेप्रीसिएशन को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो डेप्रीसिएशन कितना निकलेगा, जरा गौर से देखिए। आपके क्वेश्चन में आप 6000 को एक प्रकार से एसेट की वैल्यू मान लीजिए, बस ये मान लीजिए कार है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, रिपेयर, मेजर रिपेयर मतलब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, जस्ट लाइक मतलब जैसे आप एसेट पर पैसा खरीदने में खर्च करते वही है। और सही पूछ जाए, 11th में भी आपने देखा होगा, जैसे हमने कोई मशीन खरीदी, उसके स्टेब्लिशमेंट पर, उसके रिपेयर पर कोई एक्सपेंडिचर करते तो उसको मशीन की वैल्यू में जोड़ते थे, वही करना है हमको यहाँ भी। अब डेप्रीसिएशन आपको लगाना है, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो बेटा बता, ये रिपेयर पर पैसा किया कब खर्च गया है, 1 दिसंबर 2019 पे कितने का किया गया है, 6000 का। मैं डेप्रीसिएशन लगा रहा हूं, तो 1 दिसंबर 19 से 31 मार्च 20 तक कितने महीने हुए, 4 महीने हुए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने परसेंट डेप्रीसिएशन लगाना है, 10%। तो ये बताइए 6000 का, यहां लिख दे रहा हूं, देखिएगा, 6000 का 10% की रेट से 4 मंथ का कितना होगा। तो 6000 इंटू 10% आएगा 600 इंटू 4/12, आपका आ जाएगा 200, ये आएगा। तो कितना आएगा बेटा इसका डेप्रीसिएशन, आपका 200 आएगा। फिर से बता दे रहा हूं, 1 दिसंबर 19 को किया गया है, तो 1 दिसंबर 19 से 31 मार्च 20 तक कितने महीने हुए, 4 महीने हुए। तो 6000 का 10% की रेट से 4 मंथ का 200 आएगा। तो बेटा यहाँ पर डेप्रीसिएशन, अच्छा ये बताइए, मेजर रिपेयर नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर, नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर को प्लस कर देते हैं और रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। आप ऐसे समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए। मेजर रिपेयर बार बार नहीं होती, वो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर माइनस किए जाते हैं, जो एक्सपेंडिचर गलत माइनस किया उसको प्लस कर दो, सही है उसको रहने दो। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, आप ये बताइए, ये आपने बैलेंस निकाला, अब ये 5800 का बैलेंस कब का आ गया, अगले साल का। यानी हम अगले साल अगर हम बैलेंस ट्रांसफर करें तो 2020 का बैलेंस ही आ गया। अब ये बताइए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, आपने 31 मार्च, चलिए मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, 31 मार्च 2020 का बैलेंस कितना आ गया, 5800 आया, इसका समझ आ गया होगा। अब आपको याद है 11th क्लास में पढ़ते थे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बार बार डेप्रीसिएशन लगाया जाता है। तो 31 मार्च 20 से 31 मार्च 21 तक कितने साल हुए, 1 साल। अब इस 5800 का 1 साल का डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो कितना आएगा, 580। फिर से समझाते रहो, फिर से देखिएगा भाई। ये बताइए, फर्स्ट आप ऐसा मान लीजिए, 1 दिसंबर 19 को एक मशीन 6000 में खरीदी, 1 दिसंबर 19 से 31 मार्च 20 तक गिन लीजिए, 1 दिसंबर 19 से पूरा दिसंबर 19, फिर जनवरी 20, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 4 महीने हुए। तो 6000 का 10% की रेट से 4 महीने का डेप्रीसिएशन 200 हुआ। अब ये आ गया, आपसे कहां तक डेप्रीसिएशन निकाला, 31 मार्च 20 तक। अब 20 से 21, 1 साल का, फिर आपका 5800 का 10% की रेट से 1 साल का कितना आएगा, 580 आएगा। ये पॉइंट था जो मुझे कल समझाना था, तो ये मैंने समझा दिया। अगला देखिए उसके बाद क्या लिखता है,
सेकेंड पॉइंट बोलता है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 19 ओवर वैल्यूड बाई 2400। 31 मार्च 2019 इस साल का वो कहता है ओवर वैल्यूड। समझ में आ गया? आपका क्लोजिंग स्टॉक का क्या कहता है? आपकी बुक में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया गया है, तो ओवर वैल्यूड। समझ में आ गया? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है, तो क्लोजिंग यहां लिख दे रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या है आपका? ओवर वैल्यूड है। तो ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं यहां पे एक चीज कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? तो आप कहेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। कल से लेके कल भी बताया, तो उसके एक दिन पहले ही बताया था, प्रॉफिट लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कोई चीज ज्यादा लिख दोगे तो इनकम साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा। है नहीं ये ज्यादा, लेकिन ज्यादा अमाउंट लिखने के कारण अपने क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा। तो जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा, सोचिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये ऐसे समझा देता हूं, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। अगर मान लीजिए हम ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड 10,000 लिखते हैं और डेबिट साइड 2,000 लिखते हैं, तो आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा? 8,000। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे 11 कर दूं, ओवर वैल्यूड कर दूं, 11,000 कर दूं, 1,000 बढ़ा दूं क्रेडिट साइड, तो 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 9,000। तो कोई भी चीज क्रेडिट साइड में हम जब ज्यादा लिखते हैं, ओवर वैल्यूड करते हैं, तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा आता है। तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, तो उसके कारण प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो हम उसको यहाँ पर माइनस कर दे रहे। ऐसे लिख लिया करिए, ज्यादा होते ही 580 कर दिया। समझ आ गया? 24 या माइनस का साइन लगाना तो लगा लीजिए, ब्रैकेट मतलब माइनस, इसका ध्यान रखिएगा। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, कल भी मैंने बताया था, किसी साल का भी क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। तो अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा है, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो ये बताइए, मैं फिर से यहाँ एक चीज समझाता हूं, देखिएगा। अगर यहाँ की कोई चीज 10,000 है, यहाँ की कोई चीज 2,000 है, तो ये कितना आएगा? 8,000। तो अगर यहाँ चीज में 11 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 9। 12 कर दूं ये कितना हो जाएगा? 10। यानी ये ओवर वैल्यूड करने से यहाँ बढ़ता है। सीधी सी चीज है। अगर यहाँ अंडर वैल्यूड कर दें तो घट जाएगा, करके देख ले। अगर 10 की जगह बेटा मैं 9 कर दूं, 1,000 कम लिखूं, तो 2 जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 7। तो कल भी मैंने बताया था, क्रेडिट साइड में जैसा होता है वैसे इंपैक्ट यहाँ होता है। अगर ये हम बढ़ा देते हैं तो ये भी बढ़ जाता है, ये हम घटा देते हैं तो ये भी घट जाता है। लेकिन डेबिट साइड में उल्टा होता है। कैसे? करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 है। हाँ बोलो। क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 है, यहाँ का 2,000 है, सही प्रॉफिट 8 निकला। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं धीरे से 2 की जगह 2,000 था, अगर उसकी जगह मैं 1,500 कर दूं, अंडर वैल्यूड कर दूं, 1,500 कर दूं, तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 10,000 में 1,500 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8500 हो जाएगा, 8500 हो जाएगा। अगर यहाँ कोई चीज कम, यहाँ उल्टा होता है, अगर यहाँ कोई चीज कम लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ज्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट घटेगा। तो बेटा अंडर वैल्यूज करने से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझना? करके दिखा देता हूँ, फिर देखिएगा। 10 में से 1,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9,000। और अगर बेटा यहाँ पे 1,000 की जगह 700 लिख दें तो कितना हो जाएगा? 9,300 हो जाएगा। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये बताइए, अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 19 में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, मतलब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गए। तो जब ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखोगे, ज्यादा माइनस करोगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो ये मैंने प्लस कर दिया। अगला पॉइंट देखिए इसके बाद कवर मैनेजमेंट कॉस्ट जो है 4,800 पर ईयर। मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो मैनेजमेंट कॉस्ट तो आपकी रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार आपने 11 में पढ़ा होगा। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये रिकरिंग नेचर का हर साल होता है। तो ये अंदाज लगाइए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर आपका 4,800 सभी ईयर का है, कोई एक साल का नहीं है, हर ईयर 48 लिखा भी है। द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। अब बेटा ये आपका आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है, इसलिए मैंने भेजा था।
ये आया आपका प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। हाँ ये देखिएगा, तो अब इसका मैं आंसर निकालता हूं, देखिएगा 20,200 ये है, उसमें से मैंने 4800 माइनस किया तो आया 15,400। ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है, ध्यान रखना। 24,800 में से माइनस 2400 माइनस किया, 4800 माइनस किया, ये आएगा 17,600। अगला है 20,000 में से मैंने 6,000 को प्लस कर दिया है, 200 को माइनस कर दिया है, फिर 2400 को प्लस कर दिया है, 4800 को माइनस किया है, तो यह आएगा 33,400। इसके बाद 30,000 में से 580 मैंने माइनस कर दिया और 4800 भी माइनस कर दिया, तो यह आएगा 24,620 प्लस 33,400, 600 और 15,400। तो बेटा इनका टोटल आएगा 9, देख लेता हूं, और कितने ईयर के परचेज के बराबर। तो ये देख, और कोई पॉइंट तो नहीं छूटा है, देखिए 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000, ये मैंने कर दिया है पूरा इसका। और एक बार चेक कर लो बेटा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। इसमें लिखा है 6,000, ये है 6,000 का, ये हो गया 200, 580, ये भी सही है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 2400, यहाँ पे हमने उसने हाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, ये भी ठीक है। उसके बाद आपका है मैनेजमेंट कास्ट 4800 है, यही मैंने कर दिया। मैं एक बार चेक कर लूँ बेटा, थोड़ा सा मेरा कहीं मिस्टेक आ रहा है, देखता हूँ। 20,200 माइनस 4800, इसका आएगा 50,400, ठीक है। 24,800 में माइनस 2400 माइनस 4800, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 17,600, और ये आ जाएगा 20,000 प्लस 6,000, तो ये हो जाएगा 26,000, फिर प्लस 2400 भी कर दे रहे हैं, लेकिन माइनस 200 और माइनस 4800, तो ये आ जाएगा आपका 23,000, वही मेरे को लगा गड़बड़ हो रहा है। 23,400 आ जाएगा, तो 23,400, 24,620, 17,600 प्लस 15,400 डिवाइडेड बाई 4, तो आना चाहिए 20,245 इंटू 3, तो आएगा 60,765। ठीक हो गया, सही है। देखिए अब आप एक काम कर लीजिएगा, मैं कर दे रहा हूं, मैंने चेक कर लिया, इसको अलग कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है। देखिए ये आपका, ध्यान से देखिएगा, ये एवरेज प्रॉफिट आप जब निकालते हैं तो 15,400 प्लस 17,600 प्लस 23,400 प्लस 24,620 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा ये 255, ये निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने का फार्मूला आपको मालूम है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आपकी गुडविल निकालने का फार्मूला है। तो एवरेज प्रॉफिट 255 ये है, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, हाँ इंटू 3, आंसर आएगा 60,765, तो 60,765 ये आंसर आएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने कराया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैसेज करिए, फिर से कराऊंगा। एक आध क्वेश्चन और अभी तो कराना है मेरे को। देखिए कुछ मैसेज किया, समझ में आया? जिसको समझ में आया मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जब बताते हैं, फिर अभी ऐसा क्वेश्चन और भी एक थोड़ा इजी क्वेश्चन की करा दिया। अच्छे देखिए, थोड़े दमदार क्वेश्चन था ये वाला, इसको जरूर एक बार घर में करिए। सेकंड नंबर का बता रहा हूं मैं। अभी एक काम कर, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी करा दे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन निकालिए आपने अपनी सीट का, 10 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन निकाल के रखिएगा अपनी सीट का, टीएस ग्रेवाल की बुक का 10 नंबर के ही बता दे रहे जल्दी से। आपका 1 2 3 4 5 ये आपका है 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 10 नंबर का क्वेश्चन अपनी बुक का निकाल लीजिए। एक बात ध्यान रखना, जहां भी ये लिखा है 17, ये मान के चलिए ऐसा पढ़िएगा इसको 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2000, 31 मार्च, ये 31 ये मार्च, सब में मार्च जरूर लिख लीजिएगा। 31 मार्च, 31 मार्च, ये आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा, आज मैं आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा मुझे काम है, तो आज बस नहीं लूंगा, कल लूंगा, लेकिन ध्यान रखना। और टाइम आपका वही 12 बजे रहेगा। आज कुछ मेरी प्रॉब्लम है कुछ थोड़ा, तो आज नहीं लूंगा, और कल मैं क्लास लूंगा आपका इकोनॉमिक्स की, वही टाइम रहेगा, बस आज नहीं ले पाऊंगा। और एक बात और बता रहा हूँ, ये फलक ने मेरे से क्वेश्चन किया था, बाकी आप लोग पूछा करिए। आपको याद है संडे के दिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि सेकंड चैप्टर में जो प्रॉब्लम है आपकी, तो वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सैटरडे की शाम तक, यानी कल शाम तक, आप देख लीजिएगा सेकंड चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर है, उसमें से आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में से या एपीसी की बुक में से कौन से नंबर का क्वेश्चन कराना है, आप मुझे बता दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको करवाना हो टीएस ग्रेवाल या एपीसी की सीट का, तो उसका मुझे क्वेश्चन जरूर आप नंबर बता दीजिएगा, सर इस नंबर के क्वेश्चन करा दीजिए। और फलक तुम भी ध्यान से सुन लेना, तुमने मेरे से जरूर कहा था कि सर आप कराए, तो संडे के दिन मैं कोई गुडविल का चैप्टर नहीं कराऊंगा। संडे के दिन सिर्फ आपको वही आपका 7 o'clock से टाइम रहेगा, तो आपका सेकंड नंबर का चैप्टर जो है, जिसमें कुछ अगर छूट गया तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम जितनी भी संडे की क्लास लेंगे, यानी लास्ट तक, हमेशा तक, या तो संडे के दिन टेस्ट होगा या क्लास होगी। और एक काम करना, इस संडे को मैं आपको क्लास भी लूंगा और एक टेस्ट पेपर सेंड करूंगा आपको, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सीरियसली आप लोग, मेरे को बहुत अखरता है जब मैं कुछ भी भेजता हूँ, अपने क्वेश्चन बनाता हूँ, हाथ से लिखता हूँ, आपको भेजता हूँ और आप उसको करते नहीं। इवन यहाँ तक कि क्वेश्चन तक अपनी कॉपी में नोट नहीं करते। तो थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को, जरा ये गलत आते हैं जिनको सुधारिए। तो संडे के दिन मेंटली प्रिपेयर रहना। संडे के दिन में आपको एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है मैं आपको अकाउंट का भेजूंगा, यानी एक टेस्ट लूंगा आपका 20 नंबर का, समझना। और वो चैप्टर क्वेश्चन रिलेटेड होंगे आपके सेकंड चैप्टर से, तो वो आप करिएगा, और करने के बाद उसको बकायदा उसकी कॉपी मेरे को भेजिएगा, सेंड कर दिएगा सब लोग, तो फिर मैं चेक कर लूंगा। लेकिन पूरी ईमानदारी से टेस्ट लीजिए, क्योंकि वहां तो आपको चेक करने वाला कोई है ही नहीं, आप ही वहां पर सब कुछ रहेंगे। तो खैर, तो याद रखिएगा बेटा, आज इकोनॉमिक्स की क्लास सिर्फ आज नहीं रहेगी, समझना, कल आपकी वही रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संडे के दिन ऐसा नहीं, संडे के दिन सिर्फ मैं अकाउंट बस पढ़ाऊंगा, वो भी सुबह आपका, वो भी रिवीजन कराऊंगा। नहीं तो आप संडे के दिन भी इकोनॉमिक्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऐसे भी अपनी बहुत अच्छी चल रही है। तो अब है बॉबी वाला क्वेश्चन निकालिए, बाबू, अगर बाबू और चारू का। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें यहां लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,50,000 है, 3,50,000 है, उसके बाद आपका 5 लाख है, और उसके बाद आपका 7,10,000 है, और इसके बाद 5,90,000। कोई रूल्स नहीं बदलना है, लॉस हो तो ब्रैकेट में लग दीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको। उसने इस क्वेश्चन में ये लिखा है बेटा, यही क्वेश्चन है कि आपने 1 अप्रैल 2020, अभी बताइए 1 अप्रैल 2020 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। आप कहेंगे क्यों सर? बल्कि 1 अप्रैल 20 यहाँ नहीं आएगा, 1 अप्रैल 20 यहाँ आएगा, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 1 अप्रैल 2000, किताब वाला कहता है 20 को, हाँ 1 अप्रैल 2020, तो 1 अप्रैल 2020 किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा? इस फाइनेंशियल ईयर आएगा। और एक बहुत बड़ी प्यारी चीज इसमें बताऊंगा, थोड़े ध्यान से देखना। 1 अप्रैल 2020 यहाँ आएगा, क्यों? क्योंकि ये सब ईयर एंडेड 31 मार्च 20 है, तो स्टार्ट हो रहा होगा 1 अप्रैल 20 को, ये 20 को एंड हो रहा है, 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट हो रहा है, तो समझ आ रहा होगा। तो वो कह रहा है इस साल उसने एक कार खरीदी है, 1 अप्रैल 2020 को एक कार खरीदी है, और कार को आपने, टीएस ग्रेवाल की बुक तो सामने रख लीजिएगा, कार आपने परचेज की है ऑन 1 अप्रैल 2020, अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और उसको डेप्रिसिएशन चार्ज 25%। अब ये बताइए कि आपका कार आपने खरीदी और कार को आपने क्या किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नाम के एक्सपेंडिचर के नाम से प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख दिया। वही जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन ने बताया था, मेजर रिपेयर, जैसे आपने मेजर रिपेयर करी थी वैसी कार का करना है। सही क्या है ये बताइए, सही क्या है? अगर आप पूछेंगे सही क्या है, डेप्रिसिएशन, कार क्या है, गलत है।
कार नॉन रिकरिंग नेचर की है, डेप्रिसिएशन रिकरिंग नेचर का है। नॉन रिकरिंग, ये याद कर लीजिए, नॉन रिकरिंग नेचर, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर माइनस किए जाते हैं और इनकम प्लस की जाती है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकरिंग नेचर के, रेवेन्यू नेचर के जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू ही रिकरिंग होता है, तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर जो इनकम जो कि रिकरिंग नेचर के उसको प्लस करते हैं और एक्सपेंडिचर साइड में रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं। तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर माइनस किए जाते हैं और रिकरिंग इनकम प्लस की जाती है। और जो नॉन रिकरिंग होते हैं उसको उल्टा कर देते हैं, इनकम आप प्लस करते हैं तो नॉन रिकरिंग इनकम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो नॉन रिकरिंग के प्लस करेंगे, उल्टा कर देते, रिवर्स कर देते। चलिए नहीं समझ में आ रहा मेरी बात तो एक बात याद रखिए बेटा, अकाउंट पढ़ रहे हो, एक्सपेंडिचर हम माइनस करते और इनकम प्लस करते, इतना तो याद रखोगे कि एक्सपेंडिचर को हमको माइनस करना और इनकम को प्लस करना, इतना याद रखिए। ठीक, अब आप इतना याद रखिए, जो इनकम और एक्सपेंडिचर सही है, सही 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 सही, आपको लगता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, बार बार होते हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड है बार बार होते हैं, ऑपरेटिंग है, ये सब सही माने जाते हैं। ये सही है और इनमें से किसी एक रूल्स का वायलेशन हो जाए तो गलत है। तो जो सही इनकम और एक्सपेंडिचर है तो इनकम को प्लस और एक्सपेंडिचर को माइनस, जो गलत है उनको उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। तो बताइए कार लिखना क्या सही है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? नहीं, यानी कार गलत है, डेप्रिसिएशन सही है। तो जो उसने कार माइनस की थी तो यहाँ तो परचेज ऑफ कार, ये आपका कार का है 1 लाख रुपए, उसने इसको माइनस किया है तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, प्लस कर दे रहा हूँ। अब इसमें कार को तो मैंने प्लस कर दिया और डेप्रिसिएशन जो है, अब देखिए कार गलत थी, उसने माइनस किया था तो मैंने प्लस कर दिया, और डेप्रिसिएशन सही है, सही सही है, गलत को पलटा दो, जिंदगी भर याद रखो। अब डेप्रिसिएशन, अब एक लड़का मेरे से क्वेश्चन करता है कोई कि सर इसमें कहीं पे मेथड नहीं दी गई। देखिए 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 क्वेश्चन देखिए, समझ आ गया? ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25%। कौन सी मेथड से लगाना है, फिक्स से, डिमिनिशिंग से, कुछ नहीं लिखा। तो मैं आपसे बोलूं मेथड करोगे क्या? 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, ये तो आप जानते हैं, फिक्स से लगाओगे तो भी देखो फिक्स और डिमिनिशिंग में एक चीज कॉमन है, एक बात याद रखिएगा, फिक्स्ड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक चीज तो कॉमन है, आप माने चाहे ना माने, चाहे फिक्स्ड हो चाहे डिमिनिशिंग हो, पहली बार डेप्रिसिएशन कॉस्टली प्राइस पे लगाए जाते हैं, तो जानते हैं। ये हिल रहा है, यहाँ पे देखना हिल रहा है। फिक्स्ड और डिमिनिशिंग में एक खासियत ये है बेटा, कॉमन चीज ये है कि दोनों में पहली बार डेप्रिसिएशन तो आप कॉस्टली प्राइस पे निकालोगे। हाँ, फिक्स्ड में फिर वही डेप्रिसिएशन हर साल लगता है और डिमिनिशिंग में पहली बार कॉस्ट प्राइस पर, फिर उसके बाद जो आपका बैलेंस होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहता हूँ आज तुमको मेथड दे भी दूं, चलो आप फिक्स मान लो, डिमिनिशिंग कुछ भी मान लो, आपके एक ही बार तो डेप्रिसिएशन निकाल लो, इसके बाद तो है ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा 2 साल था, पहली बार आपने क्या किया था, 200 निकाला था, दूसरी बार आपको याद होगा 580 था, उसमें 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाना था। तो यदि 2 साल का इसमें भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता तो यकीन मानो उस किताब लिखने वाले को लिखना ही पड़ता डेप्रिसिएशन किस मेथड से निकालना। लेकिन बेटा हरो, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन सिर्फ हमको कौन सी मेथड से लगाना है, मेथड नहीं दी। करोगे क्या करोगे मेथड जान के? नहीं दी, क्योंकि 1 साल तो डेप्रिसिएशन लगाना है, 1 साल का लगा दो डेप्रिसिएशन, जो तुम्हारे मन में उस मेथड से लगा दो, क्योंकि पहली बार तो डेप्रिसिएशन चाहे फिक्स से लगाओ चाहे डिमिनिशिंग से लगाओ तो एक ही आएगा। तो चलिए कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाने को कहा है इसने क्वेश्चन में? 25%। तो बताइए 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 2000 कब किया है कार का एक्सपेंडिचर उसने? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 साल हुआ। तो 1 लाख का 25% हो जाएगा 25,000, ये डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया। एक अब आज एक बात और डिस्कस करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखिए बिजनेस के पैसे से, बिजनेस के पर्पज से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। बिजनेस का पैसा हो, बिजनेस का पर्पज हो, बिजनेस के लिए बिजनेस का पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन अंदाजा लगे हमारी बिजनेस के अलावा अलग से कोई कमाई, उसको हम कहीं भी जमाने में इन्वेस्ट करें, वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा हर याद रखना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम
कभी भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं उसका है, नॉन ट्रेड यानी हमारे व्यापार से संबंधित नहीं है। तो जो इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसका इंटरेस्ट भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फिर से सुन लीजिएगा, जो इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है उसका इनकम भी हमारी नॉन ट्रेड मानेंगे। अर्थात मैंने शुरू में बोला है, अभी भी बोला, कौन से एक्सपेंडिचर इनकम सही होती है, सुनो, कौन से इनकम और एक्सपेंडिचर सही होते हैं? जो रेवेन्यू नेचर के हों, मीन्स रेवेन्यू नेचर के हों, बिजनेस से रिलेटेड हों, ऑपरेटिंग हों, रिकरिंग हों। रेवेन्यू नेचर के हों, बिजनेस से रिलेटेड हो, ऑपरेटिंग हो, रेवेन्यू नेचर के हों, समझ जाइए बिजनेस सब कुछ हमारी ये चारों शर्तें अगर पूरी कर दे तो वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे। इसमें से किसी भी कंडीशन का वायलेशन करके गलत है। अब ये मान लीजिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का हमको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट चलिए रिकरिंग नेचर का है मान लिया हमने, लेकिन सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि वो नॉन ट्रेड है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं है, तो वो चाहे रिकरिंग हो। अब ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैं अपनी कोचिंग का अकाउंट मेंटेन करूं तो मैं अपने घर का किराया क्या कोचिंग में जोड़ दूंगा, घर का बिजली का बिल जोड़ दूंगा, घर में जो मेरे कोई सर्वेंट रखे हैं मैंने उसके जो पैसा देता हूँ उसको जोड़ दूंगा, वहां लिख लूंगा, ये सब तो नहीं लिखूंगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर होगा, अर्थात हम कहते जमाने का एक्सपेंडिचर। नॉन ट्रेड लिखा है ना, हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं, भाड़ में गया। पढ़िए क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑफ, अच्छा ये बात आपको मालूम होना चाहिए, चाहे ट्रेड इन्वेस्टमेंट का हो चाहे नॉन ट्रेड हो, इंटरेस्ट तो हमेशा इन्वेस्टमेंट का आपकी इनकम ही होती है, इसका तो आपको मालूम होना चाहिए। 11th में बताया था 5 प्रकार का इंटरेस्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। कैपिटल लोन और ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और ड्रॉइंग और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्या होता है, इनकम होता है। तो उसने कहता, बुक में लिखता है कि 10,000 ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है आपने क्रिएट किया है टू इनकम फॉर द ईयर, लिखा ये इनकम फॉर ईयर एंडेड 20 और 21 को, 2 सालों तक आपने इस इनकम को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख दिया है 2 साल। अब ये बताइए, इनकम आपकी एक प्रकार से हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब गलत है। तो जो इनकम सही होती है उसको प्लस करते हैं, जो इनकम गलत होती है उसको क्या करते हैं बेटा, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, जो गलत इनकम है। तो चलिए हम आपका, ये आपके द्वारा निकाला गया प्रॉफिट लॉस था, ये हम इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये आपका इंटरेस्ट गलत था, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इतना लिख दे रहा हूं। तो चलिए इसको हम कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट ऐसा लिख दिया करिए, बढ़िया अच्छे से क्वेश्चन करिएगा, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो बेटा ये 1,50,000, इसके बाद आएगा 3,50,000, इसके बाद आएगा 5 लाख, इसके बाद आएगा 7 लाख, और इसके बाद आएगा 5,90,000 में से, पहले माइनस वाला प्लस कर ले रहे, माइनस वाला लिख ले, 5,90,000 माइनस का एक ये है, एक 25,000 माइनस का है, एक 10,000 माइनस का है, तो माइनस का टोटल 625 में से 1 लाख जाएगा, तो 525, ये आपका माइनस आ गया। अब बेटा जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, इसके बाद प्लस 7 लाख और माइनस 5,25,000 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकल आएगा। तो एक काम करिएगा, मैं कैलकुलेशन कर दूं, 150, 350, 5 लाख, 7 लाख और माइनस 525, इसका आएगा आपका 11,75,000 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा 2,35,000, ये एवरेज प्रॉफिट। और बेटा गुडविल का फार्मूला आप लिख लीजिएगा, गुडविल का फार्मूला तो आपको मालूम है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 2,35,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस क्वेश्चन में कितने हैं लिखा है, जिस पर ऊपर वाली लाइन में लिखिए, बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द, हाँ 4 ईयर परचेज, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट के बेस पे निकाला, इनटू 4 करेंगे तो आपकी गुडविल आएगी 9,40,000 आ गई। तो यहाँ पे गुडविल आपकी आ जाएगी, जो आपका आंसर होगा 9,40,000। ये भी मैंने करा दिया। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी कराया। अगली पॉइंट देखिए,
अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको सीट में दिया था, ये क्वेश्चन मेरा सेकेंड नहीं फर्स्ट नंबर का, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क भी है। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, खास बात, मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, इसको जरूर करना। अभी तक जानते हैं दोनों क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, जो कल आपको मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कल आपको सेंड किया था उसमें और आज जो दोनों क्वेश्चन कराए उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि कई बार क्या होता है कि आपने जैसे देखा होगा कार को या मेजर रिपेयर को, बड़े आराम से समझिए, बिल्कुल धीरे से बता रहा, कार को और मेजर रिपेयर को बैलेंस शीट में लिखना था, अर्थात क्योंकि वो कैपिटल नेचर की है, उसको लिखना कहा था बैलेंस शीट में, और उसका लगाना क्या था, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। आपने उल्टा कर दिया, आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन तो लगाई नहीं और उस कार को और उसके या मेजर रिपेयर को आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख दिया था। तो याद रखिए, कार और मेजर रिपेयर यानी इस प्रकार से गलत आपने नॉन रिकरिंग नेचर के बार बार नहीं होते, तो उनको आपने जबरदस्ती माइनस कर दिया। तो आपको याद होगा दोनों क्वेश्चन में हमने उसको क्या किया, प्लस किया, और उसका डेप्रिसिएशन सही है उसको माइनस किया, यानी कार और मेजर रिपेयर गलत है तो गलत वाले एक्सपेंडिचर को हमने प्लस कर दिया और डेप्रिसिएशन सही है उसको हमने माइनस कर दिया। ऐसा किया दोनों क्वेश्चन में। फिर से बता दे रहा, कार या मेजर रिपेयर जो है वो गलत एक्सपेंडिचर है, अर्थात वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है। आपके बुक, आप जैसे अकाउंटेंट लोगों ने उसको रेवेन्यू नेचर मानकर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत एक्सपेंडिचर लिख दिया, गलती कर दी है। तो जो एक्सपेंडिचर गलत लिख दिया गया है तो गलती को रिवर्स कर दिया उसने, आपने एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया तो आपने गलत माइनस कर दिया, तो हमने उसको उठा के क्या किया, प्लस किया, और उसका डेप्रिसिएशन सही है तो हमने सही को सही कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। इसमें उसका जस्ट उल्टा है। इस क्वेश्चन में बेटा जो मैंने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन भेजा है इसमें जस्ट उल्टा है। अब आप कहेंगे सर क्या उल्टा है इसमें? इसमें उल्टा ये कर दिया है उसने, अपोजिट साइड की इसमें उल्टा क्या कर दी है। आप अगर सेकंड नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैंने सेंड किया, उसको पढ़ रीड करता हूं फिर आपको समझाता हूं। रिपेयर टू मशीनरी ₹60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। Repair to machinery 60,000 were wrongly debited to machinery account on 1st July 17. Depreciation was charged on machine or a rate of 20% per annum by diminishing balance method. यानी उसने क्या किया है कि रिपेयर को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखना था, यानी रिपेयर जो है वो जनरल रिपेयर, उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखना था। तो जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिपेयर जाएगी तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, डेप्रिसिएशन तो उस पर लिखते हैं जो बैलेंस शीट में जाती है, रिपेयर, मेजर रिपेयर, कार। तो एक्चुअल में इसमें गलती क्या हुई, रिपेयर को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना था और डेप्रिसिएशन नहीं लगाना था। इसने क्या कर दिया, रिपेयर को बैलेंस शीट में लिख दिया है और डेप्रिसिएशन लगा दिया है। यानी इस क्वेश्चन में रिपेयर सही है और डेप्रिसिएशन गलत है। रिपेयर को उसने लिखा है, रिपेयर को मशीन ने डेबिट कर दिया है, जबकि उस पर डेप्रिसिएशन लगाना था, गलत हो गया, देखो डिस्कनेक्ट हो गया। सही है। तो बेटा इस क्वेश्चन में गलती यह है कि आपकी रिपेयर सही है और डेप्रिसिएशन गलत है। तो वो जिस रिपेयर पर उसने डेप्रिसिएशन लगाया है 2 साल के, 1 साल जितना भी, तो उसको आप प्लस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन को, और रिपेयर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। उल्टा करा है, इसके जरूर बहुत पसंद है। तो ये क्वेश्चन जरूर आप करिए बेटा घर में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। 1 नंबर का क्वेश्चन आप ट्राई करिए घर में, मैं आपकी नहीं बनेगा तो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास 5-10 मिनट बचे हैं। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आज मेरे से बेवकूफी मत हरकत मत करना कि सर हमने देखा नहीं, ट्राई नहीं किया, समझ आ गया। जमाने भर की पंचायत देखोगे, मेरे क्वेश्चन नहीं देखोगे, ठीक है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन नहीं करा रहा, आप देखिए अगली पॉइंट। अब मैं एक चीज और समझाने जा रहा हूं। देखिए अब बेटा आपके टीएस ग्रेवाल के बुक सीट के ये जितने भी क्वेश्चन है 12 नंबर तक के, ये आप सब कर सकते हैं। बस याद रखिए, मेरा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मेरे जरूर कर लीजिएगा। आज नहीं बनेगा तो कल मैं कराऊंगा, क्या करूंगा, मैं करानी पड़ेगा मेरे को। अब आपका अगली मेथड जो है उसको थोड़ा सा 5 मिनट में हैंड कर दे रहे, क्लास ओवर बंद कर देंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कुछ नया नहीं है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में
शायद मैंने एक चीज लिखना भूल गया था, आपकी सेंड किया था उसमें से जल्दी आप लोग कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, या यही मैं लिख दे रहा हूं। देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला लिख के उसको समझा दूंगा, उस पर क्वेश्चन कल कराऊंगा। वेटेड आपका एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। इसका फार्मूला होता है गुडविल निकालने का, तो गुडविल निकालने का फार्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सवाल इस बात का है सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसको बता दे रहा हूं। इसको मैंने शायद लिखवाया नहीं था आपकी कॉपी में, जो मैंने सेंड किया था आपकी बुक में तो खैर दिया है कि तब भी मैं बता दे रहा हूं, या आपकी कॉपी बुक में दिया है सब, लेकिन मैंने शायद जो आपको फार्मूले सेंड किए तो उसमें नहीं लिखवाया था, मैं भूल गया था शायद। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसको लिख लेना बेटा कहीं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ वेट, बस ये याद रखना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ वेट। तो एक बात ध्यान रखिए, आप ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो एक काम करिएगा, इतना बस ध्यान रखना, ये बेटा आपके बस इतना कराऊंगा, बाकी कल समझा दूंगा। ये ईयर होता है, और वो याद रखिए जो एडजस्टेड प्रॉफिट अपन निकालते थे, अभी याद अपन एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते थे, तो एडजस्टेड प्रॉफिट अब याद है निकालते थे, वो लिख लीजिए यहां पर। और ये वेट क्वेश्चन में दिए रहते हैं, जैसे मैं आपको एक सेकंड में बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अब इसका प्रॉफिट मान लो 50,000, 60,000, 70,000 और 80,000 दिया। देखा डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सही चल रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं वहां पे, सही है। देखना 50, 60, बस एक सेकंड का समय लूंगा, 50, 60, 70, 80, तो ये वेट क्वेश्चन में दिया रहता है 1, 2, 3, 4, हमेशा ही वेट दिया रहेगा। और बाई द वे किसी क्वेश्चन में वेट ना दिया हो बेटा तो याद रखना, जो प्रॉफिट सबसे कम होता है उसका एक वेट, उससे ज्यादा वाले का 2, उससे ज्यादा वाले का 3, उससे ज्यादा वाले का 4 ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके से वेट लेते जाना। खैर जनरली दिया रहेगा, टेंशन मत लो। और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो बेटा एक काम करना, ये एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको मालूम, वही जो अपन भगवान देख फिक्र की सब कर कोई प्रॉफिट गलत दिया है तो उसको सही करके लिख दो, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। 50,000 इसका आ जाएगा 1,20,000, 2,10,000, 3,20,000। तो बेटा ये अपन जो प्लस करेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा। टोटल ऑफ वेट कितना आ जाएगा बेटा 10, ये तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इसका टोटल ऑफ वेट ये आ जाएगा, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिए, गुडविल आ जाएगी। ये है, यानी इसमें कोई हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए। तो बस मेरी आज आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे द्वारा सेंड किया गया पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए सुन लीजिए, आज का आपका वर्क क्या है, पहले नंबर का क्वेश्चन जो सेंड किया वो करेंगे आप। 13 तक के टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन 12 तक के कर लेना, वेटेड नहीं बनेगा वो तो मैं कल करा दूंगा, चलिए वो कर लीजिएगा आप। उसके अलावा ये सिलेक्ट कर लीजिए कि हमको संडे के दिन सर से कौन से सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन पूछने हैं, उसको कैलकुलेट, उसका मतलब आप सर्च कर लीजिएगा कौन कौन से सेकंड है वो। और एक बात और याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, आज इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी 12 बजे से, वो आज बस नहीं होगी, कुछ वजह है मेरी, कल मैं आपको करा दूँ, कुछ मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहीं थोड़ा सा काम है मेरे को, और आपको परसों से आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, परसों आपकी क्लास रहेगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही।